ओम ऊर्जमे सूरिताचमे भयचमे रसचमे गतंचमे मधुचमे सविचमे कपितिचमे प्रतिचमे। जय श्री महाकाल। मैं डॉक्टर आशीष गुप्ता हमारे ज्योतिष के इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे कि पंचक क्या होते हैं, पंचक के कौन से नक्षत्र आते हैं, इसका महत्व क्या है और पंचक का प्रकार क्या है और किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। इस कड़ी में हमने शोध के माध्यम से कुछ ग्रंथों और मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार उसकी सटीक व्याख्या करने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि क्या होते हैं पंचक। वैदिक शास्त्र के अनुसार 5 ऐसे नक्षत्र होते हैं जिनके विशेष संयोग से बनने वाले योग को पंचक कहा जाता है। यह 5 नक्षत्र कुछ कार्यों के लिए दूषित माने जाते हैं। इसी कारण कुछ विशेष कार्यों को पूर्ण करने से पहले पंचक का विशेष ध्यान रखा जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार नक्षत्र चक्र में 27 नक्षत्र का वर्णन किया गया है। इन नक्षत्रों के आधार पर सभी 12 राशियों में सभी 27 नक्षत्रों का विभक्त किया गया है, जिसके अनुसार एक राशि में लगभग 2.25 नक्षत्र आ जाते हैं। जब चंद्रमा अपनी गति करते हुए कुंभ और मीन राशि में गोचर करते हैं तो उसी समय पंचक लगते हैं। जैसे ही चंद्रदेव कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं, धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण का प्रारंभ होता है। उसके बाद शतशिभा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती से ही होकर के चंद्रदेव आगे बढ़ जाते हैं। इस प्रकार इन 5 नक्षत्रों में गति करते हुए चंद्रदेव को लगभग 5 दिन का समय लगता है और यही 5 दिन, यही 5 नक्षत्र पंचक कहलाते हैं। क्योंकि 27 दिन में चंद्रदेव सभी राशियों में भ्रमण करते हुए 2 बार उसी राशि में प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए 27 दिन की आवृत्ति के बाद पुनः पंचक लगते हैं। अब हम समझते हैं कि पंचक का महत्व क्या है। सनातन संस्कृति में सभी कार्यों को मुहूर्त देखकर करने का विधान की बताया गया है। शुभ मुहूर्त में किए गए कार्य आसानी से तथा सफलतादायक होते हैं तथा मुहूर्त के बिना किए गए कार्यों में सफलता मिलने में संदेह होता है। इसी मुहूर्त का ध्यान रखते हुए कुछ विशेष कार्यों के निमित्त पंचक को विशेष महत्व दिया गया है। पंचक के अनुसार कार्य की आवृत्ति पंचक में 5 नक्षत्र का योग होता है। इसलिए माना जाता है कि पंचक के समय में यदि कोई अशुभ कार्य होता है तो वो 5 बार पुनः होता है, अर्थात उसके बाद 5 बार उसकी पुनरावृत्ति होती है। पंचक के दौरान हुए अशुभ कार्य का निवारण करना अति आवश्यक होता है। विशेष रूप से यदि पंचक के दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो किसी विशेषज्ञ से संबंधित उपाय की जानकारी लेनी चाहिए ताकि परिवार के अन्य सदस्यों पर पंचक के संकट की समाप्ति हो जाए और उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट उठाना ना पड़े। अब हम समझते हैं कि पंचक के कितने प्रकार होते हैं। प्रत्येक दिन के हिसाब से पंचकों का वर्गीकरण किया गया है, अर्थात किसी खास दिन शुरू होने वाले पंचक एक अलग नाम से जाने जाते हैं और उनका अलग अलग प्रभाव भी होता है। तो अब हम जानते हैं कि वो विभिन्न प्रकार के पंचक के बारे में क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम रोग पंचक की। जब पंचक का प्रारंभ रविवार वाले दिन होता है तो ऐसे पंचक को रोग पंचक कहते हैं। रोग पंचक के कारण आने वाले 5 दिन विशेष रूप से सर्व कष्ट और मानसिक परेशानियों को देने वाले होते हैं। इस पंचक में शुभ कार्यों को सर्वथा त्यागना चाहिए क्योंकि यह हर तरह के शुभ कार्यों में अशुभ माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे पंचक की, राजपंचक। जब पंचक सोमवार वाले दिन शुरू होते हैं तो ऐसे पंचक को राजपंचक कहा जाता है। आमतौर पर यह पंचक ज्यादा अशुभ नहीं माना जाता और उनके प्रभाव से आने वाले सभी 5 दिन कार्य में सफलता और सरकारी कामकाज से लाभ दिलाते हैं तथा संपत्ति से जुड़े काम करने के लिए भी राजपंचक काफी उपयुक्त होता है। अब हम बात करते हैं अगले अग्नि पंचक की। मंगलवार के दिन शुरू होने वाले पंचक अग्नि पंचक के नाम से जाने जाते हैं। इस दौरान आप कोर्ट कचहरी और विवाद आदि के फैसलों पर अपना हक प्राप्त करने के लिए अनेक कार्य कर सकते हैं। यह पंचक अशुभ माना जाता है। इसी वजह से इस पंचक में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य तथा मशीनरी और औजारों के काम की शुरुआत करना अशुभ होता है, क्योंकि यह देखा जाता है कि इस पंचक पर इन कार्यों को करने से नुकसान होता है।
जो पूरी तरह से भरपाई नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं अगले पंचक चोर पंचक की। शुक्रवार वाले दिन से शुरू होने वाले इस पंचक को चोर पंचक के नाम से जाना जाता है। चोर पंचक विशेष रूप से यात्रा करने के उद्देश्य से त्याज्य माने जाते हैं। इसके अलावा इस पंचक पर किसी भी प्रकार का व्यापार, लेन देन तथा किसी भी प्रकार के सौदा नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसे कार्य करते हैं तो आपको विशेष रूप से धन की हानि हो सकती है। अब हम बात करते हैं अगले पंचक मृत्यु पंचक की। इस क्रम में जब पंचक की शुरुआत शनिवार के दिन से होती है तो ऐसा पंचक मृत्यु पंचक कहलाता है। इस पंचक के दौरान मृत्यु तुल्य कष्टों की प्राप्ति होती है और यह पूरी तरह से अशुभ माना जाता है। इस दौरान आपको किसी भी प्रकार के कष्टकारी कार्य और किसी भी प्रकार के जोखिम भरे काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस पंचक के प्रभाव से आपको किसी प्रकार की चोट लग सकती है अथवा आपके साथ कोई दुर्घटना भी घट सकती है। साथ ही अपने लोगों तथा अन्य लोगों से भी वाद विवाद भी स्थिति बन सकती है। अब हम कुछ विशेष बिंदु की बात करते हैं जो पंचक के बारे में हमको और गहराई से बता सकते हैं। जब कोई पंचक बुधवार या बृहस्पतिवार को शुरू होता है तो उनमें उपरोक्त जो मैंने बताए किसी भी प्रकार की बात का पालन करना आवश्यक नहीं होता है। इन 2 दिनों में शुरू होने वाले पंचक के दौरान उपरोक्त बताए गए कार्यों के अलावा किसी भी तरह के शुभ कार्य किए जा सकते हैं। इन दिनों में शुरू होने वाले पंचक इतने अशुभ नहीं माने जाते हैं। पंचक के दौरान इन कुछ बिंदुओं को आप खास विशेष ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, इनमें प्रत्येक पंचक के लिए विशेष रूप से अलग अलग बातें बताई गई हैं। जैसे कि जिस समय धनिष्ठा नक्षत्र का पंचक हो उस समय किसी प्रकार की लकड़ी, तेल, डीजल, केरोसिन, ईंधन इत्यादि ज्वलनशील पदार्थ एकत्रित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आग लगने का भय होता है। यदि पंचक के दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो पंचक के समय उसके शव का अंतिम संस्कार करने से पूर्व किसी विशेष आरोग्य पंडित से पूरी जानकारी कर लेनी चाहिए और पंचक के समय में शव का अंतिम संस्कार करने से बचना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो गरुड़ पुराण के अनुसार उसके साथ आटे और कुश के 5 पुतलों का भी दाह संस्कार पूरे विधि विधान के अनुसार किया जाना चाहिए। अन्यथा मृतक के कुटुंब और निकट के लोगों पर मृत्यु का संकट मंडराता रहता है। पंचक के दौरान दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा को मृत्यु के देवता यम की दिशा मानी जाती है। ऐसे में पंचक के दौरान दक्षिण दिशा की यात्रा हानिकारक और कष्टदायक हो सकती है। पंचक के दौरान रेवती नक्षत्र चल रहा हो तो घर की छत नहीं बनवानी चाहिए, अर्थात लेंटर नहीं डलवाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से धन की हानि होती है और परिवार में क्लेश की स्थिति उत्पन्न होती है। पंचक के दौरान किसी भी प्रकार का पलंग बनवाना भी बड़े से बड़े संकट को निमंत्रण दे सकता है। विशेष रूप से धनिष्ठा नक्षत्र के पंचक में अग्नि भय होता है और शतभिषा नक्षत्र के होने से कलह होने की संभावना होती है। पूर्व भाद्रपद के पंचक में रोग होने की संभावना होती है तथा उत्तर भाद्रपद के पंचक में धन हानि और कष्ट मिलने की संभावना होती है। इसके अलावा रेवती नक्षत्र में पंचक में मानसिक कष्ट होने की प्रबल संभावना होती है। इसलिए पंचक के दौरान जो कार्य निषेध माने जाते हैं उनका त्याग कर अन्य शेष शुभ कार्यों का संपादन किया जा सकता है। अब हम जानते हैं कि पंचक के दौरान किए जाने वाले कार्य कौन से हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि पंचक सभी कार्यों के लिए अशुभ नहीं तो बल्कि कई कार्यों में करने से पंचक अत्यंत शुभकारी भी माने जाते हैं। अब हम जानते हैं कि कौन से हैं वो कार्य जो पंचक के दौरान किए जा सकते हैं। पंचक के दौरान जो नक्षत्र होते हैं उनमें कुछ विशेष योगों का निर्माण भी होता है, जैसे कि धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद तथा रेवती नक्षत्र यात्रा करने, मुंडन करने तथा व्यापार आदि शुभ कार्यों के लिए प्रशस्त माने गए। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र वार के साथ मिलकर सर्वार्थ सिद्ध योग बनाते हैं। हालांकि हम पंचक को अशुभ की संज्ञा देते हैं, लेकिन पंचक के दौरान अन्य शुभ कार्य जैसे कि सगाई, विवाह आदि शुभ कार्य भी किए जा सकते हैं। पंचक के 3 नक्षत्र पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद तथा रेवती यदि रविवार के दिन पड़ें तो विभिन्न प्रकार के शुभ योग बनते हैं, जिसमें चर, स्थिर और प्रवर्ध मुख्य हैं। इन योग के कारण व्यक्ति को सफलता की प्राप्ति होती है व उसे धन लाभ भी होता है।
मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ मुहूर्त के बारे में विशेष रूप से प्रकाश डालता है। इसके अनुसार यदि पंचक के नक्षत्रों में धनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्र चल संज्ञक माने जाते हैं, इसलिए नक्षत्रों के दौरान कोई भी चलने वाला काम अर्थात गतिमान वाला काम करना अत्यंत अशुभ होता है, जैसे कि किसी प्रकार की यात्रा करना, वाहन खरीदना, कल पुर्जे और मशीनरी आदि संबंधित काम करना आदि। वहीं दूसरे ओर उत्तर भाद्रपद नक्षत्र स्थिर संज्ञक नक्षत्र आते हैं, इसलिए इस नक्षत्र के दौरान ऐसे कार्य किए जाते हैं जिनमें स्थिरता की आवश्यकता होती है। इसमें मुख्य रूप से गृह प्रवेश करना, शांति पूजन करना, बीज बोना तथा जमीन से जुड़े स्थिर प्रकृति के कार्य किए जा सकते हैं। अंतिम नक्षत्र रेवती मैत्री संज्ञक नक्षत्र होता है, इसलिए इस नक्षत्र के दौरान किसी भी प्रकार के वाद विवाद का निपटारा करना, व्यापार अथवा कपड़े से संबंधित सौदा करना, नया आभूषण खरीदना आदि संबंधित शुभ कार्य किए जा सकते हैं। तो आज मैंने आपको पंचक के बारे में बहुत कुछ बताया है। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप शेयर लाइक अवश्य करें। अगर कुछ आपको मुझसे जानकारी लेनी हो, कुछ पूछना हो, कुंडली विश्लेषण करवाना हो, तो आप मुझसे कमेंट में या लिंक में आप जा कर के मुझसे पूछ सकते हैं। जय श्री महाकाल।